व्हीटस्टोन सेतु भी कहा जाता है। तो हेडिंग दिया जाए बात नहीं, हेडिंग देंगे व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु। चलो रुक जाओ। कितना बजे है तुम्हारा बैच? कुछ नहीं छोड़ना है, जहां से वहां से कंटिन्यू करिए। ओके बालक, व्हीटस्टोन सेतु। अब ध्यान देंगे व्हीटस्टोन सेतु क्या है पहले समझ लीजिए। व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोध है, एक धारामापी, एक सेल का एक व्यवस्था है जिसमें अज्ञात प्रतिरोध का मापन किया जाता है। अब इससे आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है सुन लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात किया जाता है विभव, प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च या निम्न दोनों प्रतिरोध। तो याद रखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग हर तरह का प्रतिरोध मापते हैं, वो अल्प प्रतिरोध हो या उच्च प्रतिरोध हो, हर तरह का प्रतिरोध का मापन किया जाता है और इससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं। तो चलिए लिखा जाए इसके बारे में, उसके बाद डायग्राम से हम लोग समझेंगे इसको। लिखा जाए इंग्लैंड के वैज्ञानिक, लिखेंगे लैंग्वेज, इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन, इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन ने, CF व्हीटस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में, CF व्हीटस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में, सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध है, एक बैटरी, 4 प्रतिरोध, एक बैटरी तथा एक धारामापी को, एक बैटरी तथा एक धारामापी को, एक धारामापी को परस्पर, एक धारामापी को परस्पर जोड़कर, परस्पर जोड़कर एक ऐसा विशेष परिपथ, परस्पर जोड़कर एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया, परस्पर जोड़कर एक ऐसा परिपथ, विशेष परिपथ तैयार किया, एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी भी चालक का, जिसकी सहायता से किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध, जिसकी सहायता से किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध, किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अतः परिपथ की, अतः परिपथ की इस व्यवस्था को ही, अतः परिपथ की इस व्यवस्था को ही, परिपथ की इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु, परिपथ की इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है, परिपथ की इस व्यवस्था को ही व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है।
हो गया वाला। चलिए उपयोग लिखकर डैश दिया जाए, उपयोग लिखकर डैश देंगे, लिखा जाए व्हीटस्टोन सेतु के, व्हीटस्टोन सेतु का लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करके, उपयोग में डैश दीजिएगा और लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करके, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करके अज्ञात प्रतिरोधों की, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करके अज्ञात प्रतिरोधों की परिशुद्धता का, अज्ञात प्रतिरोधों के परिशुद्धता का, अज्ञात प्रतिरोधों के परिशुद्धता का मापन, परिशुद्धता का मापन किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोधों के परिशुद्धता का मापन किया जाता है। हो गया बालक? चलिए तो समझते हैं। अब इसका एक डायग्राम है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम में क्या क्या लेना है? 4 प्रतिरोध, एक धारा मापी और एक बैटरी लेना है। चलिए देख, यहाँ पर डायग्राम में 4 प्रतिरोध, एक धारा मापी और एक बैटरी का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें जो हम लोग नाम लिए हैं वो सेतु रखा गया है। सेतु ब्रिज को कहा जाता है, पुल को कहा जाता है। और सेतु क्या करता है? तो 2 स्थान को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर सेतु का काम कौन कर रहा है? धारा मापी। ये 2 टर्मिनल को ऊपर और नीचे को जोड़ रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इस छोर को और इस छोर को जोड़ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सेतु। वैज्ञानिक का नाम सेतु नहीं है, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम CF व्हीटस्टोन है। लेकिन हम लोग सेतु क्यों कह रहे हैं? तो इस व्यवस्था में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 टर्मिनल को जोड़ा गया है, ठीक है, और जो 2 टर्मिनल को जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं, सेतु बोलते हैं। अब हाँ, कैपिटल G है, गैल्वेनोमीटर जिसको धारा मापी कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, इस टर्मिनल में कुछ नाम वगैरह लेना है। जैसे यहाँ पे इस छोर का नाम A ले लेते हैं, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। और यहाँ पे 4 प्रतिरोध है, ध्यान देंगे यहाँ पर 4 प्रतिरोध है, 1 2 3 और 4। तो अगर नाम लेना होगा तो यहाँ R1 R2 अभी नहीं लेंगे हम लोग, इसका नाम लेंगे P, इसका नाम लेंगे Q, इसका नाम लेंगे R और इसका नाम लेंगे S। यही ले ली।
अब पी क्यू आर एस क्या है, तो पी क्यू आर एस हमारा प्रतिरोध है। अब इसमें से 3 गो प्रतिरोध का वैल्यू आपको दिया जाएगा, चौथा नहीं दिया जाएगा, और कहा जाएगा चौथा निकाल के आप बताइए। चौथा आपको निकालना होगा। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद करंट वगैरह हम लोग लिखेंगे इसको। हल्ला नहीं जी, देखिए। अब देखिए R1 R2 क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कोई नाम बदल दे, ठीक है, फिर आपको परेशानी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग PQRS का नाम दिए। लिखा है डायग्राम में। चलिए डायग्राम बन गया। डायग्राम बना लिए वाला पीछे। चलिए इसका नामकरण करते हैं थोड़ा सा करंट का। देखिए करंट इसमें जाएगा तो बहुत सारा इसमें ब्रांच है, बहुत सारा शाखा है, तो इसमें कितना करंट होगा इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए जब करंट बिंदु ए पर पहुंचा तो इसके पास 2 रास्ता है, एक ऊपर जाने का, एक नीचे आने का। तो एक करंट इसमें आ जाएगा और इसका नाम देंगे हम लोग I1, और एक करंट ऊपर वाले रास्ते में जाएगा, इसका नाम होगा I2। क्लियर है बालक? तो यहां से एक I1 हो गया, एक I2 हो गया, 2 रास्ते में चला गया। अब ये करंट यहां पहुंचेगा, ये करंट यहां और ये करंट यहां। तो जब ये करंट यहां पहुंचेगा और इसमें जो करंट आएगा इसका नाम है IG। IG का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, धारा मापी से प्रवाहित धारा। अब बताइए कि जब I2 यहाँ था और IG इसमें आ गया तो इस परिपथ में कितना करंट बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका I2 माइनस IG, ये ना हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि 10 एम्पियर होगा और 4 एम्पियर इधर आ गया, तो कहिएगा ना कि 10 माइनस 4 6 इसमें, तो याद रखेंगे जो घट के बच जाएगा बगल वाले में आएगा। अब यहाँ पर I1 पहुंचा है और ऊपर से कौन आ रहा है, IG, तो दोनों यहाँ मिल जाएगा और इस परिपथ में करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस IG। क्लियर है बालक? अब सवाल ये है कि सर यहाँ जोड़ने पे तो करंट वही I मिलना चाहिए, तो जोड़ के देख लिया जाए। यहाँ पर कौन पहुंच रहा है, ई दोनों और ई दोनों, तो I2 माइनस IG पहुंचा और I1 प्लस IG पहुंचा। IG से IG कैंसिल, तो ये कितना हुआ, I1 प्लस I2, और इसी दोनों का नाम क्या है, I, बराबर रहा। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर बिंदु C पर टोटल करंट उतना ही होना चाहिए जितना वहां पर टूटा हुआ है। चलिए इसको भी मेंशन कर लेंगे, जो करंट इसमें है, जो अभी नाम दिए ना I1 I2, ये सारा अभी मेंशन कीजिए, और इसके बाद यहां से लिखना हम लोग शुरू करेंगे।
हो गया? कोई दिक्कत नामकरण में? चलिए, एक बार ये कहाँ आया था बता दे रहे हैं आपको। संधारित्र में क्वेश्चन बनवा रहे थे, तो उसमें बीच वाला या प्रतिरोध में संधारित्र में ही बनवा रहे थे, तो बीच वाला संधारित्र को काट के हम हटा दिए थे जो जोड़ने का काम कर रहा था। तो हम बोले थे कि इसका यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि ये दोनों टर्मिनल को जोड़ दे रहा है। तो जोड़ने से क्या होता है कि दोनों का विभव समान हो जाता है। जब विभव समान हो जाएगा तो उसमें आवेश सही नहीं करेगा। ठीक है, जब दोनों प्लेट प्लस रहेगा तो बीच में आप आवेश को संग्रह कर सकते हैं नहीं। जब तक एक उच्च विभव एक निम्न विभव नहीं रहेगा तब तक उसमें करंट नहीं आता है। तो लिखा जाए, डायग्राम के नीचे लिखेंगे, जब परिपथ, डायग्राम के नीचे लिखेंगे, जब परिपथ बंद हो तो, जब परिपथ बंद हो तो, जब परिपथ बंद हो तो व्हीटस्टोन सेतु की विभिन्न भुजाओं में, जब परिपथ बंद हो तो व्हीटस्टोन सेतु की विभिन्न भुजाओं में, व्हीटस्टोन सेतु की विभिन्न भुजाओं में, विभिन्न भुजाओं में प्रवाहित धारा का निर्धारण, प्रवाहित धारा का निर्धारण किरचॉफ के, प्रवाहित धारा का निर्धारण किरचॉफ के नियम के अनुसार, प्रवाहित धारा का निर्धारण किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ के नियम के अनुसार किया जाता है, किरचॉफ के नियम के अनुसार किया जाता है। जैसा कि चित्र में, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, हो गया बालक? जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो दो आपको घेरा दिख रहा होगा। ठीक है, दो घेरा दिख रहा होगा। एक का नाम है ABDA, ध्यान देंगे, एक का नाम है ABDA और दूसरा का नाम है BDCB। तो दो बंद लूप में आपको चलना है, दो समीकरण मिलेगा, उसी से रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, लिखेंगे बंद परिपथ, बंद परिपथ, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसी में क्या होता है, जगह होगा क्या, बक्सा क्या बना के रखा है उसी में बोल रहे हैं पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इसी में, तब किसमें लिखे? बंद परिपथ, नाम क्या था बालक? ABDA। तो ध्यान देंगे, बंद परिपथ को लूप भी कह सकते हैं। ठीक है, बंद परिपथ या लूप ABDA में लिखेंगे, बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ के, बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, तो दूसरा नियम का नाम क्या है? लूप नियम या वोल्टता का नियम, याद है? चलिए, अब दूसरे नियम से कह रहा है, डैश दे दीजिए। तो दूसरा नियम लिखने के लिए डायग्राम होना चाहिए आपके पास। कहां से चलना है? ABDA, या ऐसे भी चल सकते हैं ADBA, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से चलिए। तो हम लोग इस तरीके का नाम लिखे हैं तो इधर से ही चलेंगे। तो ये बताइए कि यहाँ का प्रतिरोध P है और यहाँ का करंट कितना है? I2। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I2P। अब यहाँ पर पहुंचे हम लोग, फिर इधर आना है, करंट कितना है? IG। अब प्रतिरोध इसका यही ले लिया जाए, धारा मापी है तो इसका प्रतिरोध यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? प्लस IG into G। अब आते हैं
यहाँ पर आ गए, यहाँ से इधर जाना है तो देखिए करंट के उल्टा डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, करंट उधर से आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं, तो इस स्थिति में हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप किसी के विपरीत में जा रहे हैं। और यहाँ करंट यही लेंगे, याद रखिएगा यहाँ करंट यही I1 होगा। अब प्रतिरोध कितना होगा R, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -I1 बराबर 0। यही था ना नियम उसका। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 दे देंगे और इसके नीचे कुछ लिखेंगे, पहले लिख लीजिए। तो ये किरचॉफ के दूसरे नियम से, जिसको वोल्टता का नियम कह रहा है, उसी से हम लोग इसको लिख रहे हैं। वोल्टता लूप 5 गो है, एक है ना है जी। वोल्टता का नियम कहिए, लूप का नियम कहिए, दूसरा नियम कहिए, सब एक लिखा जाए इसके नीचे। जहां जहां कैपिटल G बराबर, जहां कैपिटल G बराबर धारा मापी, कैपिटल G बराबर धारा मापी का प्रतिरोध है, कैपिटल G बराबर धारा मापी का प्रतिरोध है, धारा मापी का प्रतिरोध। और धारा मापी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर। क्या कहिएगा, गैल्वेनोमीटर। हम लोग कैपिटल G से लिखेंगे और ये प्रतिरोध है धारा मापी का। अभी हम लोग लिख लिए क्या है, तो धारा मापी का प्रतिरोध है। क्लियर है। अब एक और लूप लेना है, इसको हटा दे रहे हैं, एक और बंद लूप लिया जाए। तो ध्यान देंगे, बंद परिपथ या लूप कितना ले लिया जाए, बी डी सी बी में। देखिए तो डायग्राम में बी है, डी है, सी है, बी है। कोई कहेगा इससे चलेंगे, जैसे मन वैसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम बी डी सी बी ले रहे हैं। लिख लीजिए, बंद परिपथ बी सी डी बी में लिखेंगे समीकरण 1 के नीचे, बंद परिपथ बी डी सी बी में किरचॉफ के लूप नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से, और डैश दे दीजिए। अब एक एक करके आपको बताना होगा करंट कितना है। तो बताइए, यहां से जब चला तो करंट तो यही दिख रहा है ना जी, IG। प्रतिरोध यही ले लेंगे। यहां जा रहा है तो करंट ही दोनों है, प्रतिरोध का नाम क्या है, S। लिख रहे हैं, चलो चलो देखा जाए तो करंट कितना था, करंट था आपका IG, प्रतिरोध कितना था जी, G था, प्लस नीचे वाले में कितना था करंट, था I1 प्लस IG, अब प्रतिरोध S था ना वहां का। चलिए C के पास पहुंच गया, C से उल्टा चलना है। देखिए यहाँ पहुंच गए, यहाँ से उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टा चलिएगा तो माइनस ले लीजिएगा। अब करंट देख लीजिए, यहाँ पर है प्रतिरोध E है। ठीक है, तो ये करंट ले लेंगे I2 माइनस IG, पहले तो माइनस लगाएंगे, और ये करंट है I2 माइनस IG। अब प्रतिरोध कितना है, Q है, और टोटल कितना रखना है, 0। इसको समीकरण कितना रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए। लिख लेंगे जल्दी वाले, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया बालक, लिखा जाए लैंग्वेज। लिखेंगे, जब
जब व्हीटस्टोन सेतु, लैंग्वेज लिखेंगे, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है, जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है तो धारा मापी में से, तो धारा मापी में से कोई धारा, तो धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित, तो धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब समझिए आप लिखे क्या है। तो हम लोग लिखे हैं कि इस संतुलित कब कहलाएगा, जैसे ध्यान देंगे यहां कहा गया कि 100 एम्पियर का करंट है, ध्यान समझिएगा, 100 एम्पियर का करंट है और 50 एम्पियर ऊपर चला गया, 50 एम्पियर नीचे, कोई दिक्कत वाला। और आप बोलेंगे 50 एम्पियर में 10 एम्पियर नीचे आ गया तो इधर तो 40 हो जाएगा, क्लियर है। तो 40 हो गया, यहाँ 10 पहुंचा, यहाँ 50 पहुंचा, तो यहाँ कितना हो गया 60। तो अब बताइए ये तो संतुलित है 50-50, लेकिन इधर संतुलित नहीं दिखाई दे रहा है, इधर 60 हो गया, ऊपर 40, समझ आ रहा है। तो कह रहा है कि हमको जब संतुलित रहेगा डायग्राम तबे जाके हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे अज्ञात। तो अज्ञात प्रतिरोध के लिए इधर का अनुपात या करंट और इधर का करंट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बताइए क्या किया जाए कि बराबर हो जाए, इधर नहीं आए। तो आप कहिएगा कि इसमें अगर करंट नहीं लाइएगा, इसमें करंट नहीं लाया जाए तो इस स्थिति में 50 जाके 50 आ जाएगा और 50 से 50, समझ में आ रहा है। तो याद रखेंगे इसमें करंट कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यही हम लोग लिखे हैं कि इसमें अगर करंट को 0 कर दिया जाए, इसमें करंट को हम कितना कर दें, 0 कर दें। 0 मतलब कोई करंट इसमें नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आने के कारण 50 था तो इधर 50 आ गया, अब 50 था तो इधर 50 आ गया। तो बताइए कि ये दोनों भी संतुलित है और ये दोनों भी संतुलित है। लेकिन संतुलित कब हुआ है, जब हम इसमें करंट कितना माने हैं, 0। अगर इसमें करंट ले लीजिएगा तो याद रखिएगा संतुलित नहीं होगा, क्लियर है। तो हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग तभी करते हैं जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित हो, और संतुलित होने के लिए इसमें करंट कितना लेना होगा, 0 लेना होगा। अब संधारित्र वाला थोड़ा सा केस याद कीजिए, वहां पे बताए थे कि व्हीटस्टोन सेतु से वहां बनाए थे। तो वहां जब हम लोग डायग्राम बनाए थे, एक बार थोड़ा सा हम डायग्राम का याद दिला दे रहे हैं, कैपेसिटर वाला कुछ इस तरीके का डायग्राम था, याद है। तो हम बोले थे इसको काट के हटा दीजिए, समझ में आ रहा है। क्यों हटाने के लिए बोले थे, क्योंकि ये दोनों का टर्मिनल बराबर हो जाता है। अब बताइए कि यहाँ पे अगर हम यहाँ का विभव समान लेंगे तो बीच वाले में करंट आएगा, नहीं आएगा। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो 50 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, तो जब दोनों बराबर रहेगा तो बीच वाले परिपथ में आएगा ही नहीं, तो वो कहाँ चला आएगा, इस परिपथ में और ये इस परिपथ में। कोई भी करंट हो, याद रखिएगा, कोई भी करंट एकदम मिनिमम पाथ में चलना चाहता है, वो चाहता है कि हम कम से कम रास्ता में चलेंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल करना होगा तो आप कर सकते हैं, हम बता दे रहे हैं प्रैक्टिकल। मान लिए कि हम यहाँ पर बैटरी एक लगा दिए, समझिएगा, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, ठीक है। करंट कैसे चलेगा, प्लस से माइनस, बल्ब जलेगा। आपको कहा गया कि ये काम कीजिए, यहाँ एगो पाथ जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पर एगो बल्ब लगा दीजिए, इससे पहले, जस्ट पहले। अब देखिएगा ये लो हो जाएगा, हो सकता है जले भी नहीं, और ये लाइट देगा पूरा, ठीक है। इससे पहले एगो लगा दीजिए, या यहाँ पर कंडक्टिंग पाथ ले लेंगे, इसके पहले एगो जोड़ दीजिए, जो पहले करंट आ रहा था अब थोड़ा सा जोड़ के देखिए, तो आप देखिएगा
कि इसका वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम जलेगा, और नहीं तो सारा का सारा करंट इससे पास करेगा। क्योंकि कोई भी, ध्यान देंगे, कोई भी परिपथ चाहता है कि हम कम से कम रास्ता में चले, कम से कम हमको दूरी तय करना पड़े, क्योंकि दूरी ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, दूरी कम रहेगा तो प्रतिरोध कम रहता है। तो अब यही हम लोग जो बना रहे हैं, इसमें कह रहा है कि यहाँ और यहाँ का करंट सेम रहेगा, तो इसमें कोई करंट नहीं लेंगे, और इसमें करंट आप नहीं लीजिएगा तब जाके संतुलित होता है। अब जब संतुलित हो जाएगा तब क्या करेंगे, थोड़ा समझा जाए। आप जो लिखे हैं लैंग्वेज, उसके आगे देखिए हमको क्या कंटिन्यू करना है। आपने लिखा है कि हमें धारा मापी में करंट को क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। अब इस जीरो वाला वैल्यू दोनों में पुट कीजिए, समीकरण 1 में भी रखिए, समीकरण 2 में भी रखिए, और तब देखिए कि आपका वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो पहले एक देखना पड़ेगा एक क्या है, तो एक कितना था बालक, I2P, इसके बाद IG माइनस I1R बराबर 0, यही था। अब इसमें ये 0 हो जाएगा तो ये तो टोटल 0 हो गया जी, अगर ये 0 होगा तो ये तो खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा I2P माइनस I1R इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि I2P बराबर I1R। अब यहां से ये लिखा जा सकता है, इधर I1 अपॉन I2 अगर लेना होगा, I1 अपॉन I2, तो ये कितना हो जाएगा, P अपॉन R। समीकरण नंबर 3 हो गया ना जी। अब फिर यही वैल्यू किस में रख दिया जाए, दूसरा समीकरण में, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में इसका वैल्यू 0 रखिए और देखिए क्या हो रहा है। तो बताइए, नाम बताइए उसका, IG इंटू जी प्लस I1 माइनस I1 प्लस IG इंटू एस माइनस I2 माइनस IG इंटू क्यू बराबर 0। अब जहां जहां IQ दिखाई दे रहा है, IG दिखाई दे रहा है, उसको 0 कर दिया जाए। तो यहाँ पर ही तो टोटल 0 हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा I1 प्लस 0 इंटू एस, इसमें 0 हो जाएगा तो I2 माइनस 0 इंटू क्यू बराबर 0। तो ये हो जाएगा I1S और ये हो जाएगा माइनस I2Q बराबर 0। क्या लिख सकते हैं, I1S इक्वल टू I2Q, यहाँ पे अनुपात निकालिए, I1 अनुपात I2 कितना होगा, Q अनुपात S, ये नीचे आएगा तो Q के नीचे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। अब इसको समीकरण कितना दिया जाए, ये 4 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो देखिए दोनों का LHS बराबर है कि नहीं। अभी पीछे देख लीजिए, उसका भी LHS आया था I1 अपॉन I2, इसका भी LHS आया है I1 अपॉन I2। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 तथा 4 से दोनों का LHS का तुलना कीजिए, तो उसमें कितना था, P अपॉन R था ना, P अपॉन R, और ये हो जाएगा Q अपॉन S। तो क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि P अपॉन, ये कितना है जी, डायग्राम में देखा जाए कौन कहाँ, तो ये P R है और Q S है। तो याद रखिएगा ये दोनों भी बराबर होता है, ये दोनों भी बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको अगर अरेंज करना हो तो आप लिख सकते हैं कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, समीकरण नंबर 5। तो ध्यान देंगे, ये भी कोई कह देगा सर ये भी ले लेंगे तो गलत होगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक अरेंज करके लिखे तो बेहतर लगेगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो अब ये चारों प्रतिरोध है, चारों क्या है, प्रतिरोध है, और ये कब काम करेगा, जब आपका IG का वैल्यू 0 रहेगा तब। चलिए कहां से लिखना है वाले हम लोग को, यहां से लिखना है ना, ये हो गया था, चलिए हो गया था, तो यहां से
यस, चलो चलो चलो, क्लास था क्या आपको? ठीक। हो गया बाबा? आगे बढ़ा दिया जाए, वीडियो में लिख लिया था। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अगर कोई ऐसे भी लिखे कि सर हम P और R को एक साथ लेंगे, Q और S को, कोई दिक्कत नहीं है, सारा संतुलित होना चाहिए। ऊपर का करंट और ऊपर का प्रतिरोध और नीचे का प्रतिरोध दोनों एक साथ तुलना में रखेंगे। हो गया बालक? लैंग्वेज थोड़ा सा लिखेंगे। समीकरण 5 की मदद से, समीकरण 5 की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान, समीकरण 5 की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 5 की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अब कोई पूछेगा निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध की दोनों प्रतिरोध, तो दोनों हम निम्न भी निकालेंगे और उच्च भी निकालेंगे। पैराग्राफ चेंज करके इसी के लिए लिखा जाए, लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु विधि को, व्हीटस्टोन सेतु विधि को संतुलन विधि भी, व्हीटस्टोन सेतु विधि को संतुलन विधि भी कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु विधि को संतुलन विधि भी कहा जाता है, संतुलन विधि भी कहा जाता है। क्यों संतुलन विधि आप कह रहे हैं? क्योंकि आईजी में करंट कितना था? 0। तब 50 एम्पियर आया, फिर उधर ही चला गया, तो ऊपर और नीचे का सर्किट क्या है? संतुलित है। हो गया बालक? इसी में लिखेंगे यह विधि, इसी में आगे लिखा जाए यह विधि स्रोत के, यह विधि स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध है, यह विधि स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध है तथा धारामापी के, यह विधि स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध तथा धारामापी के प्रतिरोध से,
तथा धारामापी के प्रतिरोध से अप्रभावित रहता है, धारामापी के प्रतिरोध से अप्रभावित रहता है। तो अप्रभावित मतलब क्या हुआ, इस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। क्लियर है बालक? चलिए अब एक क्वेश्चन बना के देखा जाए कि इसका यूज करना कैसे है। कोई दिक्कत बालक? ज्यादा तरफ हुआ। चलिए तो अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए व्हीटस्टोन सेतु का क्या उपयोग है, तो क्या आप बताएंगे? क्या कीजिएगा व्हीटस्टोन सेतु से? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। कौन सा प्रतिरोध, उच्च निम्न या दोनों? दोनों तरह का प्रतिरोध ही बताता है बालक। एक क्वेश्चन बना के देखा जाए कि कैसे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करेगा। लिखा जाए, लिखेंगे चित्र में प्रतिरोध है। हाँ क्वेश्चन तो आंसर बोलेंगे एकदम, क्या ही साइंस पढ़ रहा है सब। क्वेश्चन बोल रहे हैं, आंसर बोला जाता है बिना क्वेश्चन का। हम घोप दे चलिए क्या लिखे हम लोग? चित्र में प्रतिरोध है, x का मान ज्ञात करें। चित्र में प्रतिरोध है, x का मान ज्ञात करें जब 5 ओम प्रतिरोध से कोई धारा, जब 5 ओम प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित, जब 5 ओम प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए डायग्राम, ये कहाँ x है, कहाँ 5 ओम का प्रतिरोध आप रखें, तो ध्यान देंगे यही आपका डायग्राम है बालक। और इसमें ये जो आप लिए हैं ये वाला गैल्वेनोमीटर, इसी का प्रतिरोध कह रहा है कि 5 ओम है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं और इसके जगह प्रतिरोध ले लेंगे, क्योंकि हर जगह डायग्राम में प्रतिरोध दिया रहेगा। और ये ले लिए 5 ओम, ये ले लिए 2 ओम, ये ले लिए 6 ओम, ये ले लिए 18 ओम। देखो जी इधर अला मत करो, 4 को प्रतिरोध है, 1 2 3 4, और ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये नहीं जानते हैं, और ये 18 है। और इसमें तो करंट नहीं लाना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। क्यों? जब धारा ले दीजिएगा तो संतुलित रहेगा, नहीं रहेगा। तो याद रखेंगे इसमें करंट का प्रवाह आपको नहीं लेना है बालक, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, और बिना इसका यूज किए हुए x का मान निकालना है। तो x क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। अब बताइए इसका नाम हम क्या ले ले? इसका नाम P ले ले, और ये जो है ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर कितना हो जाएगा? 6 ओम। ठीक है, इसका नाम R लिए थे ना जी, तो R हमारा x है जो कि निकालना है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका S कितना है? 18, निकाल लेंगे। तो यहां पर कहा जाएगा, ध्यान देंगे, लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु से, तो व्हीटस्टोन सेतु कहता है कि P/Q R/S, P का वैल्यू 2, Q का वैल्यू 6, R का वैल्यू x यही निकालना है, I वैल्यू 18। तो अब यहाँ क्या करेंगे? तिरछा गुना कर दीजिए ना जी, तो 18 दूनी 36, I 6 x हो जाएगा, x निकालिएगा तो 36/6 कट के आ गया कितना? 6 ओम। 6 ओम हो तो गया वाला। अब डायरेक्टो बना सकते थे, देखिए
यहां पर समझेंगे डायरेक्ट बनाने का तरीका। ये 2 है तो ये 6 है, तो कितना गुना है? 3 गुना। 3 गुना है क्योंकि अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ऊपर 1:3 का रेशियो है, 1:3, मतलब ये जितना रहेगा उसका 3 गुना। तो कितना का 3 गुना 18 होता है? 6 का 3 गुना 18 हुआ। नहीं तो 18 में 3 से भाग दे दीजिए, मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी मालूम कर सकते हैं। निकालना नहीं हो तो खाली देख लीजिए, बराबर चाहिए। ध्यान देंगे, बराबर होना चाहिए। चाहे और बनाना है तो देखिए, 6 में 3 में 36, तो 3 दूनी, इसका 3 गुना कितना होगा? 6 हो जाएगा ना जी। इसका 3 गुना यहाँ है, 6 का 3 गुना यहाँ है, तो इसका 3 गुना नीचे होगा ना जी, तो 2 3 6 हो गया। तो ये भी तरीका है, वो भी तरीका है। आप ऐसे संतुलित कीजिए या ऐसे कीजिए, सब एक ही जैसा है। चलो वो बनाओ, तो डायग्राम पहले बना लीजिए। हो गया वाला। एक और क्वेश्चन बनाइए। आगे कर दे इसको। और 5 ओम से कोई करंट आपको लेना नहीं है, तो उसमें 0 हो जाएगा वैल्यू, या उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें करंट 0 होगा तभी जाके आपका जो सेतु है वो संतुलित होगा। अब पूछा जाएगा, ये बताइए कौन सिद्धांत पे काम किया है, तो कहिएगा लूप वाले नियम पे काम किया है। अभी तो लिए थे दोनों में लूप का नियम। चलिए बनाइए, तो इसको हल कर लीजिए। असाइनमेंट का न्यूमेरिकल कहाँ तक हुआ है जी? 68 तक हुआ है ना। करंट का 68 तक हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, और ग्रुप में डाल भी दिए हैं, अब देख लीजिएगा। सारा एक्सप्लेन करके बताया गया है वहां पे। आवाज नहीं हो तो लिपसिंग कर लेना है ना जी। आए, अच्छा चलो ठीक बा। हो गया वाला। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, दिए गए चित्र में अज्ञात प्रतिरोध है, दिए गए चित्र में अज्ञात प्रतिरोध है का मान, दिए गए चित्र में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करे।
दिए गए चित्र में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। अब देखिए यही चित्र हम लोग बनाएंगे, हम प्रतिरोध केवल बदल दे रहे हैं। P है, Q है, R है और S है। इस बार किसको हटा दिया जाए? तो ये ले लेंगे हमें 10 ओम, इसको ले लेंगे हमें 40 ओम, इसको ले लेंगे, इसको कुछ नहीं लेंगे, इसको लेंगे हमें 120 ओम। ये क्यों निकालना होगा बताओ तो आंसर? 30 होगा, 300 के 12, 4 12, 30 होगा। बना लीजिए। नहीं समझ आ रहा है? अनुपात देख लीजिए, नीचे 3 गुना है ना, तो ऊपर भी उसका 3 गुना कर दीजिए, या निकालना होगा तो फॉर्मूले पे निकालेंगे रख। हो गया बन गया बालक। चलिए तो यहाँ पे इसको यहीं रोका जाए, क्लास बंद नहीं कर रहे हैं, टॉपिक खाली रोक रहे हैं, अब दूसरा टॉपिक चालू होगा। चलो जी रोक दो, नया वीडियो बनेगा, स्टॉप कर दो इसको।